हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहां हम स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसके साथ ही हम जो वीडियोस लेके आते हैं वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में यूज़फुल हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है RPWD एक्ट के ऊपर, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एक्ट कब आया, कब अप्लाई हुआ, इसमें कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, किन व्यक्तियों के लिए बनाई गई और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई, यह किसका मॉडिफाई नेम है। सो लेट्स स्टार्ट। RPWD एक्ट मीन्स राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट 2016 में आया था। इसके बारे में जो मेन फीचर्स हैं वो इसके ये हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस एक्ट इज़ वर्किंग अंडर मोस्टजी। यहाँ मोस्टजी की फुल फॉर्म क्या है और मोस्टजी होता क्या है। सबसे पहले मोस्टजी की फुल फॉर्म। मोस्टजी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस and empowerment. This act applies from 15 June 2017. This act is modified by PWD Act 1995. It is helpful for disabled person. सबसे पहले है मोस्टजी। मोस्टजी का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत RPWD एक्ट आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम किए जाते हैं वो समाज के कल्याण के लिए और उन व्यक्तियों को स्टेब्लिश करने के लिए होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। एम्पावरमेंट होता है उन डिसेबल्ड बच्चों को एनहांस करना, उनकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना, उनको स्टेब्लिश करना सोसाइटी के अंदर। हमारा अगला पॉइंट है कि ये 15 जून 2017 को अप्लाई हुआ था। ये एक्ट आया 2016 को था, लेकिन अप्लाई मतलब लागू जब हुआ था वो तारीख थी 15 जून 2017। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि RPWD एक्ट कब आया, तो हमारा आंसर होगा 2016। लेकिन जब वो ये पूछेगा कि वो लागू कब हुआ, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2017। इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अभी क्लैरिफाई कर लेंगे कि जो लागू होने का तारीख होती है वो अलग होती है और जो अस्तित्व में आने की तारीख होती है वो अलग होती है। ये एक्ट आया 2016 में था लेकिन अप्लाई 2017 में हुआ था। उसके बाद है दिस एक्ट इज़ मॉडिफाई बाय PWD एक्ट 1995। जो PWD एक्ट 1995 में आया था, इस एक्ट में मेनली 7 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई थी। वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ थी इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरे एक्ट में जो मेन डिसेबिलिटीज़ थी वो 7 थी। उसमें नंबर 1 थी ब्लाइंडनेस, सेकंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, थर्ड लो विज़न, फोर्थ मेंटल रिटार्डेशन, फिफ्थ मेंटल इलनेस, सिक्स्थ लेप्रोसिक्रियोड, हियरिंग इम्पेयरमेंट। लेकिन RPWD एक्ट में इसी एक्ट को मॉडिफाई किया गया है। जो कमी इस एक्ट में थी उसको सुधारा गया है। मॉडिफाई मतलब होता है कि जो कुछ कमी रह गई उस एक्ट में उसको सुधार करके उसको अच्छे से अप्लाई किया गया है। लास्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ये एक्ट हेल्पफुल है किसके लिए, जो डिसेबल्ड व्यक्ति थे। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उन्हें अच्छे से मिले और वो अपने समाज में अपनी स्थिति को अच्छे से बनाए रख पाएँ, खुद को अच्छे से स्टैब्लिश कर पाएँ, इसीलिए ये एक्ट आया था। RPWD एक्ट और इस एक्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, उनकी बात भी हम आगे वीडियो में करेंगे कि पहले क्या था और RPWD एक्ट आने के बाद क्या हो गया है, कितनी डिसेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है, उनके नाम में कोई चेंज आया है या नहीं आया है, उनका जो रिजर्वेशन कोटा था उसमें क्या डिफरेंस आए हैं और जो डिसेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई है उसका बेनिफिट किन किन लोगों को होगा। आई होप आपको अब तक की जो चीज़ें हमने बताई हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ RPWD एक्ट 2016। फर्स्ट पॉइंट इज रिप्लेस बाय PWD एक्ट 1995। यह एक्ट 1995 में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था उसको मॉडिफाई किया गया, उसकी जगह पे अब RPWD एक्ट को लाया गया है। It is also includes 14 new disabilities.
अब इसमें 14 नई डिसेबिलिटीज जुड़ चुकी थी, मतलब पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी, अब उनमें 14 नई जुड़ गई हैं, तो अब टोटल डिसेबिलिटीज हो गई हैं 21। जो 21 डिसेबिलिटीज हुई हैं अब वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज डिसेबिलिटी क्राइटेरिया 3% टू 4%। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में था उनमें डिसेबल्ड बंदों को, व्यक्तियों को 3% क्राइटेरिया दिया जाता था, उन्हें रिजर्वेशन 3% दी जाती थी। इसमें ये बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था वहाँ व्यक्तियों को 3% का आरक्षण मिलता था। अब वो आरक्षण हर जगह होगा, स्कूल में हो गया, बस में होगा, रेलवे स्टेशन पे होगा। जो डिसेबल्ड व्यक्ति थे पीडब्ल्यूडी एक्ट में उन्हें 3% आरक्षण मिलता था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इस क्राइटेरिया को 1% बढ़ाया, अब वो 3% से 4% हो चुका है। मेक प्रोविजन फॉर डिसेबल्ड पर्सन व्हेन एनीवन who violence of any provision of RPWD Act is punishable। कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन डिसेबल्ड व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करता हुआ पाया गया तो उस व्यक्ति को इसकी सज़ा मिलती है, उस पर कोई फाइन भी लगाया जा सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसने उस डिसेबल्ड व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया है। इस एक्ट में डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए अलग से प्रोविज़न बनाए कि उन्हें कैसे एनहांस किया जाए, उनके जो राइट्स है वो अपने राइट्स को समझ पाए, उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाए जो व्यक्ति उन्हें परेशान करते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ एसेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इन हॉस्पिटल, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बिल्डिंग। इसका मतलब है कि सुगमता, उन्हें कितना अच्छे से वे रहें, उनके लिए कैसे सुविधा के अवसर प्रदान किए जाएं। जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए कौन कौन सी जगह में हम सुविधा के अवसर दे सकते हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है वहाँ हर जगह डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए कोई सुविधा के कानून नहीं होते थे। पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी ये चीज़ बनाई गई थी लेकिन उतने अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाई। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब बनाया गया तो इस चीज़ पर फोकस डाला गया कि आपको इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई हानि ना हो, वे अच्छे से अपना काम कर पाएँ, उनके जो अधिकार हैं उनका कोई शोषण ना कर पाएँ। इसीलिए हॉस्पिटल्स में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें हमारा एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, रेल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। नेटवर्किंग जो हमारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है वो सभी मोड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड के अंदर आते हैं। इन सभी जगह उन व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड की जाए जिससे अपना जो उनकी ट्रैवलिंग है उसको अच्छे से कर पाए। फिर है पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूज़ियम, थिएटर, कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग हो जहाँ पर हर व्यक्ति के आने जाने की आज़ादी हो। पब्लिक बिल्डिंग होती है एक, और दूसरी होती है प्राइवेट बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग वो होती है जहाँ कोई भी आ जा सकता हो। ये बिल्डिंग मेनली उनके अंदर आती है जो गवर्नमेंट की होती है। और प्राइवेट बिल्डिंग वो होती है जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसमें हमारे जैसे हमारे घर आ गए, हमारे घर हैं तो वो तो प्राइवेट है ना, उसमें ये तो नहीं है कि कोई भी आ जा सके। लेकिन जो पब्लिक बिल्डिंग है वहाँ जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है या हमारी बैंकिंग है तो वो हमारी पब्लिक बिल्डिंग है, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति आ जा सकता है। ये नहीं होगा कि अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो उसे नहीं आने दिया जाए, बल्कि अब जो प्रोविज़न किए गए हैं उसके तहत जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से जगह फिक्स की होती है कि वो वहाँ जाके अलग से लाइन में लग के अपना काम आसानी से करा पाए। क्योंकि अब जो हमारे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है यहाँ पे भी डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए अलग से शीट होती है। बसेस के अंदर भी डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए अलग शीट होती है, उन्हें प्रोवाइड की जाती है। आपने देखा भी होगा जैसे बस कुछ शीटों के ऊपर लिखा होता है कि 3, 4 और 5 नंबर शीट फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो ऐसे ही उनके लिए प्रोविज़न में ये चीज़ इंक्लूड की गई थी ताकि ये व्यक्ति जब ट्रैवलिंग करें तो इन्हें दिक्कत ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की कि कौन कौन सी विकलांगताएं हैं जो इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आती हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर आती है। इसमें फर्स्ट है वो है ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन। सेकंड इज लो विजन, अल्प दृष्टि। थर्ड मेंटल इलनेस, मानसिक रोग। फोर्थ
मल्टीपल डिसएबिलिटीज, बहुविकलांगता बोलते हैं जिसे हम। फिफ्थ, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। सिक्स्थ, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता। सेवंथ, लोकोमोटर डिसएबिलिटी, जिसमें हमारे जो गामक क्रियाएं हैं उसमें इफेक्ट होता है। एट्थ, ब्रोफिज्म, बोनापन, ये डिसेबिलिटी अलग से नई इंक्लूड की गई है। इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज़, इसका मतलब होता है मानसिक मंदता। टेंथ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, संवेदनशीलता। 11th, सेरेबल पालिसी, पर मस्तिष्क पक्षाघात। 12, एसिड अटैक विक्टिम, जिनके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, अब उन्हें भी डिसेबिलिटी के अंडर रखा गया है। 13, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमता। 14, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं लेकिन इसमें मांसपेशियों का विकार आता है। 15th, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसएबिलिटी। 16th, थैलेसीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड है। 17, हीमोफीलिया, ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है। 18, पार्किंसंस डिजीज़। 19th है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हमारी मांसपेशियों में जब विकार उत्पन्न होता है ये उससे रिलेटेड है। 20, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये हमारे जो नस है, नर्वस सिस्टम है, उससे रिलेटेड होता है। एंड लास्ट 21 इज़ सिकल सेल अनीमिया। चलो अब हम इन हर एक डिसेबिलिटीज़ का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि हमें इनके बारे में जो मेन फैक्ट है वो पता लग जाए। फर्स्ट इज़ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस व्यक्ति वो होता है जो अंधा होता है, जिसे कुछ भी ना दिखाई देता हो। अब बात आती है कि सरकार ने क्या प्रोविज़न रखे गए हैं। इनके लिए सरकार ने अलग से स्कूल बनाए हैं जहाँ ये बच्चे अच्छे से जो ब्रेल लिपि होती है हमारी उसके थ्रू पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का इन्वेंशन लुइस ब्रेल ने किया था। सेकंड इज़ लो विज़न। लो विज़न होता है अल्प दृष्टि। यहाँ बच्चे देख तो पाते हैं चीज़ों को लेकिन उतना क्लैरिफाई के साथ नहीं देख पाते। अल्पदृष्टि का मतलब होता है कि व्यक्ति देख पाता है लेकिन कुछ हद तक ही देख पाता है, हर चीज़ को वो साफ नहीं देख पाता। जैसे जब वो पढ़ता है तो उसे पढ़ने के लिए अपना चश्मा लगाना पड़ता है या फिर कोई लेंस वगैरह लगाना पड़ता है जिसके थ्रू वो अच्छे से देख पाता है। थर्ड इज़ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं। मानसिक रूप से बीमार होने का मतलब है वो किसी डिप्रेशन में चले जाएं या फिर अपने जो आसपास का व्यवहार है उसमें वो अच्छे से ना कर पाए, उन्हें छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो इरिटेट रहते हैं। इसके साथ ही यदि व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद उसके दिमाग पर चोट लग जाए, उसके बाद वो रिकवरी ना कर पाए तो भी मेंटल इलनेस हो सकती है। फोर्थ इज़ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल मीन्स बहुत सारे और डिसेबिलिटीज़ मतलब विकलांगताएं। इसका मतलब हुआ जब बहुत सारे विकलांगताएं एक साथ हों किसी व्यक्ति में तब हम उन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में कोई व्यक्ति HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड और VI विजुअल इम्पेयर्ड, कहने का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे को सुनाई भी ना दे और दिखाई भी ना दे तो उस बच्चे को हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि जब बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड हो मतलब उसे सुनाई ना देता हो और इसके साथ साथ जब वो बोलने में भी उसे दिक्कत हो और इसके साथ जब उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब उसके चलने फिरने में भी दिक्कत हो, ये 3 डिसेबिलिटीज़ भी इकट्ठी होंगी तब भी हम उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर रखेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में वे डिसेबिलिटीज़ आती हैं जब किसी व्यक्ति में 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ एक ही व्यक्ति में होती है, तब हम उस व्यक्ति को मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन।
जिन व्यक्तियों में महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों में जो रोग है वो पहले एक छोटे से धब्बे से शुरू होता है। जब यह धब्बा बढ़ता चला जाता है और किसी सुई या पिन चुभाने से उस धब्बे वाले जगह पर यदि व्यक्ति को असर ना हो, उसे कुछ महसूस ही ना हो कि उसे यहाँ कुछ लगाया जा रहा है, तो व्यक्ति के उस जगह पर उसे महसूस हो जाना बंद हो जाता है और आगे चलकर उस अंग पर अगर कोई चोट लगती है तो व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, जिसके कारण वह उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि उसका जो सेंसेशन है, जो उसका अंग है, वो उसकी नसों तक पहुंच गया है। इस कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो इसके ट्रीटमेंट करने के लिए या तो उस नस को वहाँ से निकालते हैं या फिर उस अंग को ही काट देते हैं ताकि वह रोग शरीर के और भागों में वो रोग ना पहुँचे। सिक्स्थ पॉइंट इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब होता है जब व्यक्ति को अच्छे से सुनाई ना दे, वो सुनने के लिए किसी एड का यूज़ करे। अब उस एड में जो हमारे ईयरफोन होते हैं, इस टाइप से भी कुछ एड आते हैं। होता है पॉकेट इक्विपमेंट सबसे सस्ता इक्विपमेंट है हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए। इसे हर व्यक्ति आराम से खरीद सकता है। यह इक्विपमेंट हमारी जो पॉकेट होती है शर्ट के ऊपर, उसके अंदर लगाया जाता है और हमारे कान पर इसे फिक्स किया जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे से उसे समझ पाए। सेवंथ पॉइंट इज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब है, लोकोमोटर इस वर्ड से ही पता लग रहा है कि भाई हमारी यहाँ कोई मोटर एक्टिविटीज़ इंक्लूड हुई है। जब हमारी मोटर एक्टिविटीज़ किसी चीज़ से इफ़ेक्ट होती है तो हमारे जो लिम्स हैं वो भी उससे इफ़ेक्ट होंगे। यदि हम नॉर्मल इंसान हैं तो वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अगर आपने व्यक्ति देखा होगा तो आपको लगा होगा कि उनकी चलने फिरने में दिक्कत आती है, वो अच्छे से चल नहीं पाते, उनकी जो पैरों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे से नहीं होता, वो डिसबैलेंस में होता है। कई बार तो ये डिसेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अच्छे से खड़ा होकर किसी की सहायता से चलने के बजाय नीचे नीचे ही क्रोलिंग करते हुए चलते हैं। सेवंथ इज ड्रोफिज्म। ड्रोफिज्म क्या होता है? ये होता है बोनापन। ये जो डिसेबिलिटी है ड्रोफिज्म, ये RPWD एक्ट में नई ऐड हुई है क्योंकि इसमें आता है बोनापन। ड्रोफिज्म व्यक्ति है वो एक नॉर्मल इंसान के साथ compete नहीं कर पाएगा। साथ साथ उन व्यक्तियों को और अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी दिक्कत आती है। इसके साथ ही ड्रोफिज्म व्यक्तियों को, जो बोने हुए व्यक्ति हैं, उन्हें और भी अनेक सोशल एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है। ड्रोफिज्म और अन्य सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो हम उनकी डेप्थ में स्टडी भी करेंगे। अब हम अपनी 9th डिसेबिलिटी के ऊपर जाते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब आपने देखा होगा कि PWD एक्ट में जो डिसेबिलिटी थी, उस एक्ट में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, लेकिन RPWD एक्ट में मेंटल रिटार्डेशन का नाम चेंज करके उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाने लगा है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से मंद है। जब किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक किया जाता है और वो IQ उसका 70% से नीचे रहता है तो उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर रखा जाता है। उस व्यक्ति का जो फिजिकल ग्रोथ है वो तो प्रॉपरली चलती है उनकी, लेकिन जो मेंटल एज है वो उनकी एक 7 से 8 साल तक के ही बच्चे तक रहती है, इससे ज़्यादा उनकी मेंटल एज नहीं होती। अब हमारा 10th पॉइंट जो है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है संवलीनता। संवलीन बच्चे वो होते हैं जो एक ही जगह ध्यान लगा के बैठे रहते हैं। ये बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। इन्हें अपने समाज में जो भी एक्टिविटी चल रही है या फिर आसपास में भी यदि किसी ऑटिस्टिक बच्चे के पास कोई बच्चा बैठ के शोर कर रहा है तो भी इन बच्चों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। जो इनका नेचर है वो बहुत ही काम होता है, बहुत शांत बच्चे रहते हैं। ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे अगर सभी बच्चे खेल रहे हैं तो ये बच्चे एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, ये उस गेम में इन्वॉल्व नहीं होते। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेरेब्रल पालिसी। सेरेब्रल पालिसी का मतलब है प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, सेरेब्रल प्लस पालिसी। सेरेब्रल हमारे माइंड से रिलेटेड है और पॉलिसी जब उस माइंड में कोई क्षति हो जाती है
तो उसे हम सेरेब्रल पालिसी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि जो उनका माइंड है वो व्यक्ति के शरीर के साथ अच्छे से समन्वय नहीं कर पाता। आगे देखते हैं हम 12th जो हमारी डिसेबिलिटी है वो है एसिड अटैक विक्टिम। एसिड अटैक विक्टिम के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो। अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एसिड पर रोक भी लगा दी है कि भाई एसिड कोई ऐसे बेच नहीं सकता, लेकिन फिर भी इससे पहले बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो एसिड से रिलेटेड थे। ये केस मेनली लड़कियों के साथ ज़्यादा होते थे जिन पर एसिड डाल दिया जाता था। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है जिसमें दिखाया गया है कि जो एसिड अटैक का जो विक्टिम होता है उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में कितनी दिक्कत होती है। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे ऊपर हल्का सा भी कुछ थोड़ा सा भी एसिड गलती से लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन उन लड़कियों के ऊपर जिनके ऊपर एसिड डाला गया है उनकी तो आंखें, स्किन, पूरा फेस जल जाता है या फिर जहाँ भी डालते हैं हाथ पैर वो जल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा पेन महसूस होता है, जिसके कारण वो समाज में अपने आप को पीछे मानने लगती है। लेकिन RPWD एक्ट ने ये प्रोविज़न रखा कि जो एसिड अटैक विक्टिम है उन्हें भी हम डिसेबिलिटी के अंदर लाएंगे, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि वो अपने लिए कुछ कर पाएँ, वो अपने आप को समाज से कटा हुआ ना पाए बल्कि समाज के साथ वो अपना योगदान दे और समाज के साथ मिलकर रहे, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। साथ ही गवर्नमेंट उन व्यक्तियों को पकड़ती है जिन्होंने ये काम किया होता है और उन्हें सज़ा भी देती है। 13th है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। इसमें व्यक्ति को याद करने में दिक्कत होती है, उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है। जैसे जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसे समझने में दिक्कत होगी। सबसे पहले हम बात करें डिसग्राफिया में क्या आता है। डिसग्राफिया से मतलब है कि बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी, जैसे वो सो को वोज लिखेगा। जैसे डिसग्राफिया में बच्चे को राइटिंग से दिक्कत होती है, उसके राइटिंग एक्टिविटीज़ में दिक्कत होती है। डिसकैल्कुलिया में उसे मैथ से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने से दिक्कत होती है, पढ़ने संबंधी कुछ वर्ड है वो उसे अच्छे से बोल नहीं पाता तो उसे दिक्कत होती है। तो मेनली तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ही आती हैं, वो उसके मैथ, इंग्लिश या बोलने से रिलेटेड हो सकती है, उसकी राइटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो जाती है। जो हमारी अगली डिसेबिलिटी है वो है मल्टीपल स्कलेरोसिस। इसमें व्यक्तियों की जो मांसपेशी हैं वो अच्छे से काम नहीं करती। अगला है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। जब बच्चे को बोलने में दिक्कत हो, जो लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाती है यदि वो उस लैंग्वेज को अच्छे से ना बोल पाए, उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो उसे लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है। यदि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा तो वो उसे बोलेगा कैसे। इसीलिए स्पीच डिसेबिलिटी और लैंग्वेज डिसेबिलिटी इन दोनों को इकट्ठा ही रखा गया है, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगला है थैलेसीमिया। जब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसके शरीर में खून चढ़ाया जाता है तो उसे थैलेसीमिया के अंदर रखते हैं। और अगला है हीमोफीलिया। ये भी खून से ही रिलेटेड है, लेकिन हीमोफीलिया में जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए, अगर उस जगह से खून चलना बंद ना हो तो उसे हम हीमोफीलिया की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में क्या दिक्कत होती है। हीमोफीलिया में जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाए या चोट लग जाए तो वहाँ से खून निकलता रहे, वो रुके ना। मेनली जो खून रुकने का टाइम पीरियड है वो है 3 to 6 मिनट। अगर हमारे शरीर पर चोट लगेगी तो 3 या 6 मिनट में वो खुद ही रुक जाएगा। लेकिन जब वो 3 से 6 मिनट में खून ना रुके, वो लगातार चलता रहे, तो उसे हेमोफीलिया बोलते हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसके शरीर में अलग से खून चढ़ाया जाता है तो उसे थैलेसीमिया बोलते हैं।
ये डिफरेंस था हेमोफीलिया और थैलोसीमिया में। जो अगली डिसेबिलिटी है वो हमारी है पार्किंसंस डिजीज़। ये डिसेबिलिटीज़ मेनली 60 साल से जो ऊपर व्यक्ति है उनमें ज़्यादा देखी जाती है। जो ये चलते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं। इसके साथ इनकी जो मेमोरी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जो इनकी स्पाइनल कोड है वो झुक जाती है। आपने देखा होगा कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो 60-70 ईयर से अबव होते हैं उनकी जो स्पाइनल कोड है वो झुकी होती है, वो झुक के चलते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। समझिए इस बात को। मस्कुलर मतलब जो हमारी मसल्स हैं और डिस्ट्रोफी मतलब खिसक जाना। हमारी किसी मसल्स का अपने जगह से कुछ खिसक जाना। अगर कोई भी हमारे शरीर का ऑर्गन है वो अपनी जगह से हिल जाएगा, जो उसका एरिया है उससे वो हिल जाएगा, तो सिंपल सी बात है शरीर को तकलीफ़ होगी उस चीज़ से। इसीलिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जब हमारे कोई मसल्स अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह मतलब उनके प्लेस में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तो हम उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर रखते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जो उस अंग से रिलेटेड काम है वो अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में नहीं रहती, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी होती हैं। अगला पॉइंट है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा क्रोनिक सिस्टम है, मतलब हमारे माइंड और स्पाइनल कोड, इन दोनों का जब कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ से कनेक्शन कट जाता है या फिर लैक हो जाता है, कमी आ जाती है उसमें, तो हम उन व्यक्तियों को क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंदर रखते हैं। क्योंकि हमारी हर एक एक्टिविटी, अगर मान लो हमारा सेंसेशन भी है, हमें ठंडा गर्म महसूस होता है तो वो हम अपने हाथ से महसूस करते हैं, नसिस के थ्रू वो हमारे ब्रेन में जाती है और उसके बाद दोबारा से रिस्पॉन्स आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये टोटली जो वर्क है हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ का, जो हमारी मूवमेंट है, वो टोटली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पर बेस होता है। अगर हमारी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कुछ इफ़ेक्ट आता है तो हम उस व्यक्ति को इस डिसेबिलिटी के अंदर रखते हैं। लास्ट इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया से मतलब है, अनीमिया होता है ऑक्सीजन। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप सोच के चलो कि अगर हम 2 मिनट के लिए सांस रोक सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारी जो फंक्शनिंग है, जो हमारा हार्ट पंपिंग है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए सिकल सेल अनीमिया में वो व्यक्ति आते हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनकी जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती। हर आई होप आपको ये सभी डिसेबिलिटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम बताएंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन डब्ल्यूडी एक्ट एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। सबसे जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट को हम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बोलते हैं, जो 1995 में आया था। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये 2016 में आया था। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया। पॉइंट है वो है इट डज नॉट फॉलो ऑल रूल्स ऑफ यूएनसीआरपीडी। इसीलिए इसे मॉडिफाई करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया और इस एक्ट में हर एक रूल को मेंशन किया गया और अप्लाई भी किया गया। लास्ट पॉइंट है इट कंटेन 3% ऑफ रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो रिजर्वेशन था डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए वो 3% था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी में क्या आया, इट कंटेन्स 4% ऑफ रिजर्वेशन। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो रिजर्वेशन था उसे 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। एक और जो डिफरेंस है वो इसमें ये है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो एक डिसेबिलिटी थी उसे हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में उस मेंटल रिटार्डेशन को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलने लगे। तो ये कुछ डिफरेंस थे पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब बात करते हैं हम इस पूरी वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे ये आ सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, तो इसका आंसर होगा 1995। सेकंड क्वेश्चन होगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया,
तो इसका आंसर होगा 2016। जब पूछे पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी रिजर्वेशन गिव इन पीडब्ल्यूडी एक्ट, तो आंसर होगा 3%। एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इट्स 4%। अगला क्वेश्चन होगा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज इंक्लूड की गई पीडब्ल्यूडी एक्ट से, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी, उसमें 14 और ऐड करके 21 हो गई। इसके साथ ही जो डिसेबिलिटीज हैं वो आप याद कर लेना है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कौन सी डिसेबिलिटीज है, तो वो कोई भी डिसेबिलिटीज दे सकते हैं, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एसिड अटैक विक्टिम, कोई भी डिसेबिलिटीज दे देंगे, जिनमें से एक राइट होगा आप उसे चूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिट द सब्सक्राइब बटन।